एक शेर है, उससे मैं शुरू करता हूँ कि अपना ज़माना हम आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बना गया। और माया नगरी से आज हमारे सामने एक कलाकार बैठा हुआ है, लेखक बैठा हुआ है, जिसने अपनी पहचान कायम की है। माया नगरी में अपना मुकाम वो दर्ज कराने के लिए लगातार जद्दोजहद में है और आज जयपुर में आए हुए हैं। उनका एक शो है, अलग अलग शहरों में अलग अलग शो करते हुए घूम रहे हैं। इसी दौरान हमें आज उनका वक्त मिला है, आइए उनसे बात करते हैं कुछ, ये सफ़र कैसा रहा, लेखन की ये जो जर्नी है ये किस तरह से ये लोग झेल पाते हैं, इसके दरमियान संघर्ष क्या क्या इनके सामने आते हैं और इसका फल जो है वो कितना मीठा होता है। खैर, बहुत बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका हमारे इस चैनल में, द लोकदूत में। सबसे पहले तो आप ये बताइए मेरे को कि ये जो कीड़ा है लिखने का, क्योंकि आप राजस्थान की पृष्ठभूमि से आते हैं, मुझे लगता है कि किसान परिवारों में जिस तरह से अपन जिस बैकग्राउंड से आते हैं, उस बैकग्राउंड में हमारा लिखने पढ़ने का बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड रहा नहीं। वहाँ से माया नगरी में जाकर ये धौंस जमाने के पीछे का सफ़र कैसा रहा, मतलब ये सबसे पहले मन में कैसे आया? देखो, पहली चीज़ तो ये कोई सीधी सी बात ऐसे तो होता नहीं है कि मेरे दिमाग में आ गई मेरे को मुंबई जाना है और निकलना ही है ना। बड़े छोटे छोटे इंसिडेंसेस वो होते हैं, आते हैं। ऐसे वो सपने बुनने वाला सा कुछ सीन नहीं था कि नहीं जाना ही है, मुंबई जाना है? ये डेवलप हुआ है धीरे धीरे, कैसे, है ना। तो सीन क्या था कि आप स्कूल लाइफ आपकी चली रही थी और एक टाइम आता है, शुरुआत में बढ़िया पढ़ाई चल रही है, इंटेलिजेंट भी हो आप, जो भी सोच रहे हो काम हो रहा है, ठीक ठीक है। और फिर धीरे धीरे आपको लगता है यार ये चीज़ अपने लिए बनी नहीं है शायद, है ना। तो दिमाग भटकता रहता है। तो क्लास में हो तो भी क्लास से बाहर ज़्यादा हो, है ना। तो बहुत बार बाहर ही खड़े रहे टीचर तो है ही। और फिर एक टाइम ऐसा आया, मतलब बहुत बेकार चीज़ है, बैक बेंचर वाला सीन। हाँ, बैक बेंचर तो थे ही, और हाइट के कारण ही आदमी बैक बेंचर तो वैसे ही बन जाता है। हाइट का रोल रहता है क्या बैक बेंचर में? देखो क्या हरकतों का दोनों चीज़ों का अपन कह सकते हैं रोल है, लेकिन हाइट का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। डिफाइन कैसे करना है? सीन क्या है कि अगर एक आदमी आगे, बैक बेंचर को डिफाइन कैसे करना है, मतलब जैसे दुनिया करती है वैसे ही। देखो, मैंने खुद को बैक बेंचर ऐसे डिफाइन किया कि पीछे बैठने में कंफर्ट था आप टीचर ऊपर करके नहीं टीचर और टीचर की नज़रों से छुप सकते हो। एट द सेम टाइम बाकी जो क्लास की बेंचेस है ना, तो उन पे आप बैग आगे रख लो, है ना। और जगह काफ़ी कम रहती है, कुछ लोगों ने नीचे वो बनाया होता है पट्टा। अपने ये होता था कि एक डेस्क हम पीछे एक्स्ट्रा लगाते थे, ठीक है, पीछे बैग रखते थे और आगे बिल्कुल ऐसे फैल जाते थे आराम से। बैक बेंचर मेरे को लगता है कंफर्ट का ज़्यादा रोल है उसमें। तो पढ़ाई अपनी राजस्थान से ही हुई? पढ़ाई राजस्थान भिलवाड़ा से ही, भिलवाड़ा सेंट्रल एकेडमी में अपन पढ़ रहे थे, और अपन मतलब मैं तो ये भी ये वो बिहार वाले हम की तरह अपन है क्या? ये बिहारी दोस्तों से ही मिलके हुआ है। कहते हैं ना कि भाई बिहारी को इंग्लिश सिखाने जाओ तो इंग्लिश बिगड़ जाएगी अगले इंसान की, जिसकी ठीक होगी। तो ये है अपने की देखो बिहार का काफी बड़ा ये सारी चीजें हुई। तो मुंबई का सफर कब से शुरू हुआ? मुंबई का सफर ऐसे शुरू हुआ अपने कि मैं गाने लिखने लगा था। तो ये बहुत लोगों को पता नहीं है कि मुझे थोड़ा सिंगिंग का भी बड़ा चस्का था। तो उस चक्कर में मैं सबसे पहले गया था दिल्ली हुआ था इंडियन आइडल का। कब की बात है ये? साल तो अब मैं भूल रहा हूँ, लेकिन शायद 2017 के आसपास रहा होगा, 16 आई गेस, है ना। तो मैं दिल्ली गया था सिंगिंग का ऑडिशन देने। और तब क्या है, टीवी चैनल आपको झूठ परोसता है ना। टीवी चैनल में क्या दिखा रहा है कि अनु मलिक वहाँ पे बैठे हुए हैं और एक बंदा आ रहा है बेसुरा गा के जा रहा है, कि भैया कोई शर्म और उस झिझक की बात है ही नहीं। हमने कहा बढ़िया, हम भी चले जाएंगे। और उतने बेसुरों को देख के आपने कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि तो रोजाना आप गा के अगर रिकॉर्डिंग भी सुन रहे हो, बोले ठीक ही है अच्छा है, हो जाएंगे सेलेक्ट। तो हम भी पहुंच गए। तो मैं दिल्ली गया और दिल्ली ऐसे हुआ कि फर्स्ट राउंड के अंदर बैठा और अगला कहता है कि भैया देखो ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं। हाँ, तो वो कहता है कि अगर आप कुछ एक्ट वगैरह कर सकते हो तो आपको अगले राउंड में भेज दे। तब जाके अपना माथा ठंडा, भाई साहब यहाँ तो ये तो रियल लाइफ और रियल लाइफ में रात दिन का अंतर है। कहाँ पीछे हम कान लगा रहे हैं तो कैलाश खेर टाइप की आवाज कमरे से आ रही ऑडिशन रूम से, कहाँ हमारा बात बोलते गाना क्या था? हीरे मोती सब। अच्छा, मेरा कोई आतिफ असलम का था आदत, और अगला बंदा पता नहीं। देखो, एक तो आतिफ असलम भी ऐसा सीन है कि फैन बेस बहुत ज्यादा है, लेकिन ऑडिशन में मेरे हिसाब से नहीं गाना चाहिए आपकी, ना तो वोकल बेल्टिंग वो है। तो वहाँ आया था, एक बार गा के देखें क्या फिर से 2017 के
ना तो उस सीन को हम याद करना चाहेंगे, है ना, क्योंकि उससे एक रियलिटी चेक ये मिला कि आपका फोर्टे राइटिंग ही है, जो आप लिरिक्स वगैरह लिख रहे थे और जो कविताएं कुछ थी जो मैंने लिखी थी। हालांकि मैंने स्कूल में, देखो ये इतनी बड़ी बात है कि जो आदमी मुंबई जाके कविताएं परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसको स्कूल में चांस ही नहीं मिला है कि वो परफॉर्म करे। एक बार ही ऐसा मौका हुआ था, मैंने कहा कि एक स्पीच मैं करूंगा, नहीं स्कूल के अंदर, तो एकेडमी में, तो वहाँ मैडम ने बोला कि देखो आज की स्पीच जो 15 अगस्त की है वो तो एक कोई बंदी थी तो वो पढ़ रही है। तो वहाँ से अपन बहुत नाराज हो, हमने कहा आगे पूछेंगे ही नहीं हम देखेंगे भाई साहब। और एक कोई तो लड़का था अनुभव शर्मा, वो वीर रस की करता था और हमें उस पर थोड़ा कम इंटरेस्ट था। हरिओम पवार जी वाली तरह से। हाँ, कब तक बना ही रहेगा महात्मा, रो रही है आज शहीदों की आत्मा। मतलब डिसरेस्पेक्ट नहीं है, लेकिन एक वो धुन है जिसको के हम खुद की नहीं बना रहे हैं ना धुनें, Right. उन्हीं गजलों पे उन्हीं बहर पे लिखे जा रहे हैं। तो फिर पहुंचे मुंबई में, और मुंबई में अपना फिक्स था कि यार पहुंचे? राइटिंग पे ही करना है। 2017 और अपनी जो स्कूल 2000 हुई थी, हाँ, स्कूल मेरी 2016 में हुई थी स्कूलिंग, है ना, और subject जस्ट मैं पहुंच गया। सब्जेक्ट मेरा साइंस मैथ्स था। ये तो देखो ये बात है कि दुनिया जो एटलीस्ट इंडिया के अंदर आर्ट को कम आंका जाता है तो कुछ कम लोग ही जाते हैं, कुछ सेलेक्टिव। राजस्थान का परिवेश तो वैसे भी है कि जो एकदम नल्ला होगा, जो कुछ नहीं करेगा वो आर्ट लेगा। टीचर भी यही मान के चल रहे हैं, जो आर्ट्स के लेक्चरर वगैरह भी हैं वो भी अपने सब्जेक्ट को कोई प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। उनके पास टीचर आए हैं स्टूडेंट आए आर्ट्स लेके, है ना, ठीक है चलेगा। तो ये है, ये हालांकि अब थोड़ा वक्त बदला है जब से ये चलने लगे हैं कुछ IAS और RS वाले, और लोगों को पता चला है कि यार साइंस मैथ से वो बंदा थोड़ा मुश्किल काम है ना। तो हाल फिलहाल बिजनेस CA वगैरह वाले लोग भी काफ़ी ज़्यादा आए हैं, लेकिन यही है। तो फिर हमने कहा नहीं भैया हम चलेंगे मुंबई। आपकी ना ये जो आओ नारी बोलो वाली जो कविता थी वो बहुत ज्यादा मतलब हाइप मिली, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। ये कविता क्या थी? नारी आओ बोलो के पीछे सीन ये था कि आप आ तो गए हो शहर के अंदर, और शहर में आप अगर वो कविता पढ़ते हो तो थोड़ी इरिलेटेबल सी मालूम होती है ना, क्योंकि वहाँ लोगों को एटलीस्ट गांव के मुकाबले तो बहुत चांस है, लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, मेट्रो में अलग से कोच बने हुए हैं। तो और कविताओं की जो युवा पृष्ठभूमि जो भी तैयार हो रही है ना, जो कविताएं आगे तक पहुंच रही थी, वो सारी कविताएं मुंबई उस टाइम पे लीड कर रहा था और दिल्ली में युवा लोग कर रहे थे जी। और कहीं ना कहीं बाकी सारे लोगों का ये मानना भी था कि ये आउटडेटेड है। लेकिन जिन लोगों ने देखा ही नहीं है रूरल इंडिया एक्चुअली, है ना, तो अपने दिमाग में थी कि यार हम तो उन खानदान से आए हैं जहाँ पे कुछ लड़कियां आज भी उनकी उम्र निकल रही है कंडे थापते हुए, एक्चुअली सुखाए जा रहे हैं। अगले को बोलो कंडे क्या है, क्या ही पता। वहाँ अभी हाल फिलहाल का एक ललन टॉप ने बहुत अच्छा सर्वे किया था जिसमें उन्होंने पूरा ये डिफाइन किया था और अच्छी खासी वीडियो बनाई थी कि अभी तक भी बहुत सारी लड़कियां सिर्फ पानी भरने में उलझ गई हैं रेगिस्तान के क्षेत्रों के अंदर, पढ़ाई नहीं कर पा रही। नहीं कर। तो नारी आओ बोलो यही कि मैंने कहा यार रूरल पृष्ठभूमि से अगर हम नहीं बताएंगे तो जो सिटी में बैठ के लिख रहे हैं उनकी तो दिक्कतें ही प्यार मोहब्बत की है, और हमारे तो प्यार मोहब्बत की दिक्कत तब हम माने जब फेस करें, है ना। पहली बार ही हम मुंबई में जाके ठीक तरीके से समझ रहे हैं कि अच्छा ये है। तो यार फिर मैंने क्या थी वो कविता? नारी आओ बोलो, एक एक प्रश्न, 3 से 4 प्रश्न थे। एक समाज से प्रश्न था, औरतों से खुद से प्रश्न था, ईश्वर से प्रश्न था और धर्मों से प्रश्न था। तो उसमें लिखा भी यही था मैंने कि वर्षों से जो बंद पड़े हैं उन नयनों को खोलो, नारी आओ बोलो। गजब की बात है कि 3 साल पहले मैंने अपने पोस्ट की थी और 3 साल तक उसका रेस्पॉन्स जैसे आप समझ लो वो 2K 3K 4K तक ही रही है। और आज भी जब वो वायरल हुई है और उसके कमेंट वगैरह आते तो लोग ये कह रहे होते हैं कि यार 3 साल हो गए, ये मैं 3 साल लेट कैसे हूँ। ये 1 मिलियन लाइक्स है शायद उस पे, 3 और अलग अलग पेजेस पे। हाँ मतलब 1 मिलियन तो आपका जो भूपेंद्र सिंह कीडिया नाम से आईडी है उसके ऊपर, और जब इंस्टाग्राम पे पहुंची तो लोगों को जाके लगा कि यार, क्योंकि कोई चीज ना हवा में रिलेटेबल नहीं होती है, राइट। अगर उसको मास सुन रहा है और बता रहा है तो मैं तो कह रहा हूँ मेरा पूरा का पूरा जो DM सेक्शन था इंस्टाग्राम का वो भरा पड़ा था इन चीज़ों से कि यार आप कुछ, और सबको आप हेल्प भी नहीं कर सकते, सबकी हेल्प नहीं कर सकते। तो मैं वो देख के और दुख भी होता था। लेकिन अच्छी बात है कि इसने रीच पकड़ी थोड़ी। तो सवाल क्या है पोइट्री, मतलब अगर आप सुना दें? श्योर। वर्षों से जो बंद पड़े हैं उन नयनों को खोलो,
नारी आओ बोलो। अब तक जो पुरखों के पीछे, अब तक जो बुरकों के पीछे, अब तक जो मरघट के पीछे और अब तक जो घूंघट के पीछे ढांक रही है अपने मुख को, छोड़ के पर्दे बोलो। नारी आओ बोलो। सबसे पहला प्रश्न करो उन माताओं से जाकर, पहला प्रश्न माओं से ही है। सबसे पहला प्रश्न करो उन माताओं से जाकर, रोई जो लड़की होने पर, हंसी पुत्र को पाकर। नारी होकर नारी को ही छोटा समझा सबने, नारी होकर नारी ही क्यों लगी हृदय को चुभने। भेद किया क्यों तुमने जब ना भेद किया था रब ने, नंगा भेज दिया था दोनों को ही तो कुदरत ने। हम अलग मानते अगर कोई कपड़े पहन के पैदा होता, राइट, है ना। वैसे मीडिया वाले कपड़े पहन के ही पैदा होते हैं काफ़ी चेहरे, काफ़ी छाले चढ़ा के रखते हैं कि नंगा भेज दिया था दोनों को ही तो कुदरत ने। और दूध मांगते पुत्र तो क्या हम रक्त तुम्हारा पीती, दोनों के आहार एक से हम भी यूं ही जीती। पूछो कि बेटे से ज़्यादा हम भी मांगती क्या, ममता और आंचल से ज़्यादा हम भी चाहती क्या। अन्न अगर बेटे को देती हम भी अन्न ही खाती, बेटे से अन्यत्र तो हम भी सोना नहीं चबाती। और ये जो एक परेशानी है, जो कहते हैं कि भैया नहीं अब तो औरतें और आदमी सब एक साथ हो चुके हैं, लेकिन हर घर में ये वाक़या देखने को मिलेगा कि पूछो उनसे भी जिन्होंने दोनों को पढ़वाया, है ना। कि प्रश्न करो उनसे जिन्होंने दोनों को पढ़वाया। लड़की लड़के को स्कूल में भेजा लड़की से नहीं, हाँ कि ये था कि पूछो उनसे भी जिन्होंने दोनों को पढ़वाया, लेकिन घर में लड़की से ही घर का काम कराया। कि पूछो सबसे जिन्होंने भेद किया शिक्षा में, लड़की को चूल्हे पर भेजा, लड़के को कक्षा में। पूछो उनसे जिन्होंने भेद किया शिक्षा में, लड़की को चूल्हे पर भेजा, लड़के को कक्षा में। पूछो उनसे भी जिन्होंने दोनों को पढ़वाया, लेकिन घर में लड़की से ही घर का काम कराया। नर को दी आज़ादी उतनी नारी को क्यों दी ना, दोनों को ही एक सा रहकर क्यों न सिखाया जीना। लोग कहेंगे क्या इसका शिकार बनी क्यों नारी, और क्यों नारी पर ही थोपी लज्जा की बातें सारी। पूछो सारे प्रश्न सभी बातों को नाप तोलो, नारी आओ बोलो। और एक कवि के पीछे होता है ना कि वो कुछ चीज़ें मेटाफर में समझाता है। अगर हम किसी ईश्वर का भी उसमें नाम लेते हैं या फिर एक मेटाफर की तरह उन्हें रूपक की तरह बताने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। क्योंकि हमेशा ये चीज़ हमें समाज में बोली गई होगी कि औरतों की जगह तो पैरों में है, पैरों में। और कहाँ से आ रही है ये बात। हम अपने किसी पुराने देवताओं की तस्वीरें देखते हैं तो वहाँ से कहा जाता है कि देख लो। बात क्या है कि देवता चाहे प्रोग्रेसिव रहे होंगे, लेकिन आदमी जब ढूंढ लेता है ना कि देखो वहाँ भी लक्ष्मी जी पैरों में बैठी हुई है, तो बड़े इजीली कह देते हैं कि औरतों की जो जगह है वो पैरों में है। और इसी रीज़न की वजह से फिर मुझे कविता में इन पंक्तियों को उतारना पड़ा था कि अगला प्रश्न करो धर्मों से, पूछो ये सब क्या है ना। कि अगला प्रश्न करो आगे बढ़कर सारे धर्मों से, कुतर्कों को तोड़ो अपने संयम व तर्कों से। पूछो सबने नारी को आंका था कम किस कारण, सब ग्रंथों में लगती है क्यों नारी मात्र भिखारन। देना हो नर को तलाक तो चाहे जब दे जाए, और चाहे पत्नी तो पहले पति से अनुमति लाए। खुला के नियम और तलाक के एक जैसे होने थे, दोनों के अधिकार यहाँ पर समता के होने थे। पति को है ये छूट के रख ले 4 पत्नियां साथ, और वाहरी वा संसार नरों का केवल नर के हाथ। वर्षों से एक चित्र खड़ा है विष्णु और लक्ष्मी का, पैर दबाती पत्नी और देखो आराम पति का। अनुचित है ये कहे नहीं तो और भला क्या बोले, क्या आंखें हम बंद करें और साथ इन्हीं के खोलें। बुर्का घूंघट सब महिला पर पर्दा करें हम, वो भी क्योंकि मर्दों से नहीं होता मन पर संयम। और क्या ईश्वर भी पक्षपात से जन्मा है तुम सबका, या फिर सारा किया धरा ये है मर्दों के मन का। अंतिम प्रश्न करो खुद से कि किसके संग खड़ी हो, अपने पथ पर हो या पुरुषों के पथ पर चलती हो, और शिव के 3 नयन सोने। कब तक हम और कब तक औरतें सिर्फ मर्दों को कहती रहेगी कि हमारे लिए आवाज़ उठाओ। अपने लिए आवाज़ उठाना सबसे पहली बात होती है। दो कि शिव के 3 नयन सोने दो, अपने 2 तो खोलो, नारी आओ बोलो, नारी आओ बोलो। और इसका कमेंट सेक्शन भी अगर देखोगे ना तो लड़के बहुत ऑफेंड हुए इस बात से। लड़कों को ऐसा लग रहा है, वैसे देखा भी जाता है ना कि अगर नारीवाद पर कोई, फेमिनिज्म पर कोई ज़्यादातर अगर बात उठाएगा तो वो लड़कियां ही उठाती हैं, या फिर कोई कविताएं ज़्यादातर अगर मिलेंगी आपको फेमिनिज्म पर तो वो लड़कियों की मिलेंगी। तो इसके पीछे की प्रेरणा क्या रही? घर रहा, राजस्थान का परिवेश रहा, या कैसे? सबसे पहली बात तो ये हो जाती है कि आदमी सोचता है कि प्रेरणा कहाँ से मिले,
लेकिन आपके घर में आपकी बहन है, आपके घर में आपकी माता जी है। अगर जो आदमी सोशल मीडिया पे ये बात कमेंट सेक्शन के अंदर लिख रहा है कि अरे औरतें इसलिए पीछे हैं क्योंकि औरतें कमतर है, वो अपनी माँ को देख के नहीं बोल रहा है कि औरतें कमतर हैं। नहीं, उसे वहां कमेंट सेक्शन में अगर आप लिख दो कि क्या आपकी माताजी भी कमतर हैं तो शायद तब उसे सोचने का मौका मिले कि यार ये बात जो मैं लोगों के लिए कहता फिर रहा हूँ, फिर उसका डिफेंस भी कुछ नहीं होगा। उसका डिफेंस भी यही होगा कि मेरी माताजी ऐसी नहीं है। हर आदमी यही तो सोच रहा है कि अपनी माताजी ऐसी नहीं है। और अगर उसको मैथमेटिक्स की इक्वेशन में डाल दो तो पता चलेगा किसी की भी माताजी ऐसी नहीं है ना। तो मेरे को लगता है कि घर आप देख सकते हो, और हम गांव से आते हैं, है ना, तो शुरुआत हम बहुत पहले गांव में रहे, फिर अपने और राजस्थान में ये वाली जो बात आप कह रहे हो उस तरह से कुछ है क्या कि जैसे फिर राजस्थान में एक कहावत कही जाते हैं ना कि डूंगर बढ़ती दिख जाओ पगा बढ़ती को पग बढ़तों को नहीं दिखे, है ना, कि आदमी देख लेता है कि पर्वत पे आग लगी है, पैर की आग, पैर की कौन दिखे। तो ये बात चलती है। तो पापा मेरे पुलिस में थे ना, तो उनके ट्रांसफर के साथ हमारे साथ सबसे बड़ी चीज कह रहा हूँ, कविता कहाँ से निकलती है। जब आप इस कंट्री को ठीक से देख रहे हो तो आप रगे पहचानोगे। पहले गांव में रहे, फिर कस्बे में पहुंचे, कस्बे से अपन शहर में आए, है ना। जो 3 लेवल है, ये 3 लेवल यही है। बचता क्या है? महानगर। फिर हम पहुंच गए महानगर, माया नगरी सीधा, माया नगरी सीधा, हाँ। तो फिर हम पहुंच गए मुंबई। तो उस चक्कर में अब हमें पता है, लेकिन हमारी कविताओं में रूट तो रहेगा। तो मुंबई में इसलिए मैंने वो एक कविता जो घर की याद वाली भी लिखी थी ना, पहुंचे नहीं एहसास बाह का आंखों का संदेश, दूर बड़ो परदेश, आंखों पर घेरे काले हैं, राह तकेंगे मतवाले हैं, फैलाए हैं हाथ अभी तक दे सकते, सॉरी ये था कि दूर बड़ो पर आंखों पर घेरे काले हैं। अच्छा, ये तो वो हो गया। प्यार की कविताएं मेरे को याद आ रही है। प्यार से कोई गहरा रिलेशन है क्या? प्यार से गहरा ही होता है रिलेशन, तभी रिलेशन होता है भाई। प्यार है क्या जिंदगी में? जिंदगी में ये हम नहीं डालेंगे। हमें इश्क है। लोग नहीं कहते जब सबसे अच्छा बचाव ही होता है इश्क है। हाँ है, सरजमी से। जो गाँव की बात करते हो ना, तो मेरे को रागीर भाई याद आता है। रागीर भाई जब वहाँ पे वो मतलब एक उनका जो गाना है ना जिसमें वो लिखता है कि ओ छोरो तो कबाड़ो करसी, ओ छोरो ब्याहो पड़सी, तो उस तरह से पूछ रहा हूँ कि ब्याह की व्यवस्था कर ली है जिंदगी में? ऑलरेडी पार्टनर वार्टनर ढूंढ लिया है या घर वाले तो पीछे पड़े हैं? अभी तो मेरे भाई की शादी होनी है। नहीं, मैं तो आपका पूछ रहा हूँ ना, जैसे लाखों में फॉलोअर्स है, लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में भरे पड़े हैं, तो लोग भी उम्मीद की निगाहों से देखते होंगे, उनका भी तो हक बनता है ना जानने का कि क्या सीन क्या है, आज सीट खाली है कि नहीं। मैं बता रहा हूँ सीट का क्या है कि लोगों को लगता है कि अब तो बहुत सरल काम हो गया है ना, किसी से भी मिल जाओगे आप आराम से, आपको क्यों कौन आप मिलेगा। लेकिन वो कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा? लेकिन दिक्कत इतनी बड़ी हो जाती कि आप पे बाहर आ जाता है। ठीक है, पहले तो ऐसा था, अपन क्या करते थे कि टिंडर यूज कर लिया, बम्बल यूज कर लिया, इंस्टाग्राम को टिंडर बना दिया, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, किसी से भी आप बात कर पा रहे हो, क्रीपी भी हरकतें कर पा रहे हो। ठीक है, कि ये मतलब अब कौन नहीं करता है? कौन नहीं करता? जो नहीं करता है उन पे लानत है। मैं तो सीधी सी बात कहूंगा कि सीन के जो आदमी ज्यादा छुपा हुआ लगता है ना कि इस पे कुछ नहीं किया है, या फिर बहुत फील बैक है कि अपने डब्बे के अंदर बंद है, वो सबसे ज्यादा बेकार इंसान है। जिस दिन फूटेगा उसका गुब्बारा तो आपको पता चलेगा कि भाई, तो वो ज्यादा लोग विश्वसनीय हैं। जैसे बाला साहब ठाकरे ने एक इंटरव्यू के अंदर बोला था ना कि अपने मैं उस आदमी पे विश्वास नहीं करता जो कुछ भी नशा नहीं करता। सिगरेट बोलो तो कि नहीं सिगरेट नहीं पियेंगे, शराब नहीं पी, बस बोलो तो बोलेंगे नहीं नहीं, कि बियर बोले नहीं नहीं, वो कहता है सारा काहे पीता है ना। तो काफी हद तक वो बात सही, किसी न किसी चीज का नशा होना चाहिए। हम आर्ट का कर रहे हैं और मुश्किल हो गया है। अगर अब बोलोगे कि किसी को ढूंढना, तो सोशल मीडिया पे ऐसा है कि आप हाईलाइट हो जाते हो बहुत जल्दी ना कि अरे क्रीपी हरकतें तो बंद हो गई, और कौन किस रोज आप किसी को हाय का मैसेज कर दिया चला के तो उसने स्टोरी लगा दी गई कि अरे देखिए भूपेंद्र जी का सेलिब्रिटी का मेरे पास मैसेज आया। सबसे देखो रिक्वेस्ट सेक्शन में जो कुछ मैसेजेस रहता है ना, जैसे किसी ने भेजा है ना, तो रोजाना तो देखो आप रिप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप का पूरा दिन निकल जाएगा अगर आप सिर्फ शेड्यूल में थोड़ा बिजी रहता हूँ, है ना। शेड्यूल बिजी की बात एक होती है, अगर आपके पास मान लो पूरा आप शेड्यूल आपका बिजी है भी नहीं, और आप देखो कि आपके पास 400 मैसेज पड़े हैं, ठीक है,
और आप 400 का रिप्लाई करने बैठोगे। ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी एक मैसेज पे रुक जाएगा, वो 400 के फिर 400 पे कर देगा। ठीक है, तो अगर इस दौर में अगर इसी चीज़ में आप लग गए तो आपका पूरा दिन चला गया। तो मैक्स टू मैक्स आप एक दिन बैठ के कि 15 20 30 जितने लोगों को कर लो। और इसमें भी बड़ा लोचा है, जिसको रिप्लाई कर रहे हो ना, जैसे हाय लिख के भेजा उसे कर दिया कि हाय। हाय का तो अवॉइड ही कर देता है आदमी, लेकिन फिर भी आपने लिख के भेज दिया तो अगला इंसान ये कहता है खुद से कि आपको रिप्लाई नहीं करना चाहिए। तो मेरे साथ ये बड़ा फनी हुआ कि जनता ही सीख दे रही है कि अरे आपको थोड़ा भाव खाना चाहिए। तो मतलब इस वाले मामले में सीन ये है कि घर वाले मम्मी को ही लानी पड़ेगी, खुद से तो व्यवस्था होने के थोड़े लाले पड़ते नजर आ रहे हैं। लाले तो नहीं, देखो मेरा शादी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है, लेकिन ये है कि साहिर लुधियानवी का शेर है ना कि तन्हा न कट सकेंगे जवानी के रास्ते, पेश आएगी किसी की ज़रूरत कभी कभी। है तो आदमी जब बहुत ज़्यादा वक्त तक ब्रह्मचारी रह जाता है तो बापू की तरह जेल में होता है। जिंदगी किस तरह ना असर होगी, दिल नहीं लग रहा मोहब्बत, दिल से ही लग रहा मोहब्बत में जो ने लिया, है ना। तो ये हालांकि मोहब्बत से भी हम अटैच हैं। देखो हर चीज़ की अपनी अपनी ज़रूरत है। थोड़ा दिमाग खाली रखने के लिए चाहिए आपको कोई बातचीत करने वाला। हर बात मैं हरीश से नहीं कर सकता, है ना, हर बात हम लोग दूत से नहीं कर सकते। उसके लिए हमें लिटरली अपने पर्सनल दूत भी चाहिए। पब्लिक से कर सकते हैं, पब्लिक तो और खैर मुंबई जाने के बाद मतलब साइंस के बाद में ये पढ़ाओ कैसे आया, एक तो बहुत शॉर्ट में अपन जानेंगे कि राइटिंग ही करनी है कुछ और छोड़ के, और दूसरी चीज़ वहाँ पे जाने के बाद टफ रही होगी काफ़ी लाइफ, क्योंकि इतना भीड़ भड़ाका है, हर कोई अपने आप को संवारने वहाँ। किताबें बहुत पढ़ रहा था मैं, घर वो कितनी किताबें पढ़ती हूँ तो आप ये समझ लो अभी तक मेरा टोटल किताबों का काउंट होगा 240 250 आसपास आराम से। टोटल बुक्स का काउंट जितनी पढ़ चुके हैं अभी तक जाके। और तब तो रूटीन और अच्छा था, तब ऐसा था कि मैं 8 से 10 घंटे 12 घंटे की भी कंटिन्यूस सिटिंग कर लेता था। बस मुझे वो किताब नहीं चाहिए जो आप मुझे दें। अच्छा, किताब मैं लाइब्रेरी से उठाऊंगा मुझे। और पहली बार मेरे को ये फील हुआ कि स्कूल की किताबें आपसे नहीं पढ़ी, और वही आदमी 12 घंटे 13 घंटे की अच्छी खासी सिटिंग लगा रहा है। मन का बहुत फर्क पड़ता है ना, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है अगर वो चीज़ें आप पढ़ना शुरू करो फिर खेल लगता है। किसको पढ़ना शुरू किया? शुरुआत में तो जो मैं पढ़ रहा था प्रेमचंद से मैंने शुरू किया था। प्रेमचंद से पहले भी हिंदी वर्जन शेक्सपियर का अनुवाद था, तो उसे पढ़ा मैंने और मैंने कहा यार कहानियाँ तो बड़ी मज़ेदार होती। तो शुरुआत की सारी जितनी किताबें थी कहानियों वाली थी। और तो शुरू में लिखने का नहीं सोचा था, केवल पढ़ने में इंटरेस्ट था? शुरुआत तो पढ़ने का ही ज़्यादा था। घर मतलब ऐसा होता था कि स्कूल में कभी कभी कविता लिखने, पहली कविता ये देखो, और उसमें एक खूबसूरत वाकया ये हुआ कि पहली कविता अच्छी थी। कौन सी थी? और उस चक्कर में मैं 4 साल तक कुछ भी लिखता था तो ऐसा लगता था कि क्या बचपने वाली फिल्म लिखी जा रही। कौन सी थी? पहली कविता अगर अच्छी होती है तो उसका प्रेशर आ जाता है, पीयर प्रेशर। बहुत छोटी थी लेकिन पर्सनल, आप ये देखो कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हम 6th-7th क्लास में झेल रहे हैं। तो वो कविता थी कि कौन हूँ मैं, है ना, कि गमों को आवाज़ बनाकर, आंसू को अंदाज बनाकर, हाल दिल को पैगाम बनाकर आज खुदा से पूछता कौन हूँ मैं। कभी लगता है मैं हूँ कोई परिंदा, आसमां तो छू ही लूँगा, फिर निगाह संभालता हूँ पर बिना कैसे उड़ूँगा। तब देखता हूँ ज़मीन पर रेंगते कीड़े सा हूँ मैं, प्राण मुझ में अभी है बाकी रेंग कर भी देख लूँ मैं। ज़िंदगी के इस सफ़र में हौसले की चट्टान हूँ मैं, या अंत को पुकारता मतलबी अहंकार हूँ मैं, कौन हूँ मैं। और ये देखो कि ये कविता लिखी गई। अब उसके बाद आदमी थोड़ी लिखेगा कि शीला को रानी से प्यार हो गया, है ना। तो हमारा तो था कि जवाब उस जगह से हम सीधा कौन हूँ मैं की तलाश। तो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। मैंने ये डिसाइड किया है कि जब मेरे 100 के हो जाएंगे दोस्तों तो मैं ऑफिशियली इंस्टाग्राम पे लिख दूंगा कि अब हम जो है पोइट नहीं रह जाएंगे। अब इंस्टाग्राम नई पीढ़ी के साथ रहना बहुत जरूरी है, अब हम इन्फ्लुएंसर हो गए। 80 के इस मतलब पे मैं नहीं मान रहा खुद को इन्फ्लुएंसर। 20,000 और हो गए तो उसके बाद हम कह देंगे कि हम तो हैं ही। तब सेलिब्रिटी भी देखो, सेलिब्रिटी तो मुझे लगता है कि भाई इस दुनिया में इतने लोग बन चुके हैं अब कि सबके तंगे खत्म हो चुके हैं।
है ना। और आप घूम रहे हो, एक तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि आप फील कर सकते हो खुद से कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन एक शहर तो ऐसा होगा जहां आप पहचानोगे, मतलब आप जाओगे और आपको कोई नहीं जानता, है ना, कोई नहीं जानता, कोई भाव नहीं दे रहा है, आपको अच्छा भी लगेगा, लेकिन अगर आप अटेंशन में रहे हो तो फिर आपको लगेगा कि यार एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस और हो जाएगा, आपको भी कोई पहचान ही नहीं रहा। बिग बॉस वाला क्राइसिस मिटाने का तो एक ही तरीका मेरे को फिलहाल नजर आ रहा है, में आदमी से भाई सीएम वीएम के साथ भी फोटो हो जाएगी। सीएम हाउस मेरे को लगता है खुद अपने आप में अगर कैमरा लगा दे आदमी तो सबसे अच्छा बिग बॉस तो पार्लियामेंट में निकलता है कि कहाँ जूतम पैजार चल रही है। टास्क भी देने की जरूरत नहीं है, टास्क नए नए बनाए जाएंगे। तो मतलब लेखकों में आपने प्रेमचंद जी से शुरू किया, प्रेमचंद, हाँ बिल्कुल। पोइट में कवियों के अंदर आप ये कह लो कि मैं कविताएं लिख रहा था, पढ़ ही नहीं रहा था। अच्छा, मतलब एक मनोज मुंतशिर जी जो है उनके मैं एक वीडियो देख रहा था, वो यूजुअली एक ही बात पर जोर देते रहते हैं कि जो घड़ा भरा हुआ नहीं है वो छलक नहीं सकता। तो इस बात से कोई मतलब समर्थन है आपका इस बात से? जो घड़ा भरा नहीं होता है वो छलक नहीं सकता, ये तो उल्टा हो गया ना, अधजल गगरी छलकत जाए, जो आधा भरा है वो ज्यादा छलकेगा। लेकिन उनका कहना था कि जो भरा हुआ होगा वही तो छलक पाएगा, तो पहले भर लो। देखो मुझे लगता है या तो वो राजस्थान से नहीं है, घड़ा भरने वाली परंपरा हमारे वहाँ की पनिहारिनों को एक साथ 20-20 घड़े साथ में उठाने की अनुभव है। हाँ उसका अनुभव है, उनकी आदत है, ठीक है। तो वो क्या करती हैं कि पूरा घड़ा भरा जाता है और एक के ऊपर एक, और एक भी नहीं छलकता है, तो भरा घड़ा तो नहीं छलकेगा। हाँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ तो उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया अपनी जगह से, हम जहाँ आ रहे हैं देख रहे हैं। तो लेकिन मैं बताता हूँ इसका एक फ़ायदा है, अगर आप कवियों को नहीं पढ़ रहे हो, और लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, आप लेखकों को पढ़िए। आपको चाहिए क्या? आइडिया, राइट। आपको थॉट चाहिए ना, एक संयमित दिमाग का प्रोसेस चाहिए आपको, जिसमें आपको सही गलत का भान हो और आप लिख सको, ठीक है। तो वो आपको कहानियाँ भी दे जाएगी। और कविता में नहीं उतरने का और फिर कविता लिखने के सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि आप इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, आपकी राइटिंग स्टाइल अपनी ओरिजिनल रहेगी, राइट। जैसे आप बहुत सारे लोग देखोगे कि दिनकर साहब को पसंद करने वाले सब दिनकर बने हुए हैं और सभी कर्ण पे लिख रहे हैं। मैं तो उनसे, मेरा तो सबसे पहला सवाल ही यही रहता है कि या तो आप संतुष्ट नहीं है दिनकर साहब से कि मैं फिर कर्ण पे लिख लेता हूँ, है ना। अगर उतना आपको लग रहा है कि अच्छा लिख दिया गया है तो सेम, तो वहाँ शैली आपको लगेगी कि बहुत कॉपीड हो गई है, राइट। और जब शुरुआत में मैं आया था तब तो मेरा ये भी ध्यान रहता था कि हिंदी मतलब क्लिष्ट हिंदी में लिखना है। फिर मैंने कहा कि यार जब लोग क्लिष्ट हिंदी बोलने वाले नहीं हैं, उस भाषा में लिखो जिसको सब समझ रहे हैं, राइट, है ना। क्या फर्क पड़ता है, जैसे कुछ उर्दू शायरों ने बोला कि आप बहर वगैरह सीखो और कंप्लीट उर्दू के अंदर, मतलब ऐसा बोला जाता है लेखन की जब इंडस्ट्री में आप घुसते हो, जो जमाना है इसमें बोलते हैं कि अगर कोई मतलब नया ट्राई कर रहा है, जैसे नीलोत्पल मृणाल जी के साथ दिक्कत हुई जब उन्होंने शुरू में डार्क हॉर्स लिखी, तो बहुत सारे लोगों ने उनको स्वीकार करने से स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन देखो इतिहास यही कहता है कि जो लिटरेचर वाले लोग जिसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं ना, उन्हें जनता स्वीकार कर ले। अच्छा, आप किसी की भी शुरुआत से लेके बात करो, प्रेमचंद जी खुद रिजेक्ट हुए थे, उनकी कहानियां नहीं छपती थी, छोटी छोटी कहानियों से, और आज देश के सबसे बड़े लेखक बन के उनका नाम सबके सामने आता है। तो मतलब ये कैसे डिसाइड हुआ कि लिखना ही है? लिखने का तो डायरी राइटिंग से चल रहा था, अपनी जीवन की, कि आज अगर आप कहीं गए हो और किसी ने आपको सूत दिया है ना, और मर्दों को एक दिक्कत रहती है, समाज ने डाल दी है, मर्दों की दिक्कत नहीं है, कि आप थोड़ा कम दुख शेयर करते हो, और आपको किसी ने पीट दिया तो ईगो पे लग जाती। आप दोस्तों को कह सकते हो कि भाई देख अगले को पीटना है, लेकिन क्या कह रहे हो, उसी ईगो को शांत करने की। लेकिन अगर पीटना नहीं, हम तो पुलिस के छोरे रहे, और पापा स्कूल में जाके कह के आते थे कि देखो खाल खाल आपकी, हड्डियां हमारी, हड्डियां उधेड़ दे। उस चक्कर में डर भी लगता था, तो फिर लड़ाई तो हम नहीं कर पाते थे, तो कभी लड़ाई होती थी तो सिर्फ जूते खा के आ जाते थे। और इसमें इतना बढ़िया एक वाकया था, बहुत छोटे जब हम थे तो एक दो लड़के थे, वो बहुत पीटते थे, बहुत पीटते थे मेरे को और मेरे भाई को, दोनों को पीटा करते थे। तो रोजाना का रूटीन बन गया था, जैसे समझ लो मैं घर आता था रोते रोते, और मम्मी कह रही थी कि यार क्या हो गया,
है ना। तो मम्मी को भी बताते थे कि एक लड़का ऐसे है, पीटता है। तो शुरुआत में तुम पेरेंट्स को जब आप बताते हो तो वो यही कहते हैं कि बेटा लड़ना नहीं है किसी से भी, है ना। वो ये थोड़ी मानते कि हमारे लड़के को किसी ने पीट दिया, उनका तुमने भी मस्ती की होगी। सिलसिला जब लंबा चला कि ये रोते रोते आ रहा है, तो फिर माओ का देखो जी भर आता है एक वक्त पे, है ना। पापा चाहे कितने कहने कि इन्होंने मस्ती की होगी, तो माँ फट पड़ी कि भैया आप जाओ पापा को बोला आपको जाना पड़ेगा और देखो कि ये कौन मारता है। तो पहली बार पापा ने हमें छूट दी, आए तो नहीं, वक्त नहीं मिल पाता था। कहा कि कौन मारता है, तो हमने नाम बताया। बोले अच्छा। बोले कि कितने लोग हैं वो, बोले एक ही है और तुम 2 भाई हो। ठीक है। अगले दिन मैं बता रहा हूँ, ये वाकया इतना जैसे कुछ कुछ ही छोटे बचपन की मेमोरीज याद रहती हैं, वो सीधी ऐसे छपी हुई है। अगले दिन उसने कुछ नहीं किया। हम दोनों भाई गए और उसको हमने जम के सूत दिया, उसके नाक से खून भी निकले और हम फिर अगले घर पे बहुत खुशी खुशी आए और पापा ने पूछा कि यार आज बहुत खुश ऐसे दिख रहे हो। और स्कूल से फिर शिकायत हुई कि आपके बेटे ने ऐसे किसी को मारा। और हम, कितनी आयरनी की बात है कि हम घर गए हैं और कह रहे हैं कि आज उसे मारा, उसे मारा, उसे मारा। अब उसे मारा तो मैं आपको कह रहा हूँ उसका नाम था नारायण, मेरे पापा का नाम है और हम घर में चिल्लाते हुए आ रहे हैं कि आज तो नारायण को पीट दिया, आज तो नारायण को पीट दिया। तो उधर से मम्मी और कि बेशरम। तो मतलब ये वाली जो आपकी जर्नी रही लेखनी वाली, इन तमाम चीज़ों से उठकर जब आप माया नगरी में पहुंचे, खुद को खोया हुआ पाया होगा, सबसे बुरा टाइम आपको कौन सा लगता है अपनी इस जर्नी में? अब तो लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, लोग जान रहे हैं, लोग आपके जैसा बनना भी चाहते हैं। सबसे बुरा टाइम, बुरा वक्त मुझे ऐसा लगेगा कि ये कह दो आप कि एक टाइम था जब मैंने फिल्टर डाला हुआ था कि मुझे कुछ भी बेकार नहीं लिखना है। या अब तो जैसे हम सोच लेते हैं कि थोड़ा ऑडियंस का भी ध्यान देते हैं कि लोगों को किस तरह का कंटेंट चाहिए। उस वक्त एक फिल्टर था कि अच्छा ही लिखना है और बहुत अच्छा, काफ़ी लिटरेचर के हिसाब से लिखना है। तो हम लिख अच्छा रहे थे और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप अच्छा लिख रहे हो तो आपको पहचान भी उस वक्त मिल जाएगी। तो किए जा रहे थे और रश्मि रथी ऊपर से पढ़ ली तो खुद को कर्ण से रिजेंबल कर लिया, है ना, कि जिंदगी में कुछ नहीं मिल रहा पर किए जाओ किए जाओ किए जाओ और फिर वापस पढ़ते रहते थे रश्मि रथी। तो हमेशा यही लगता था कि यार अन्याय ही हो रहा है आपके साथ, जबकि आप ही ऑडियंस को वो नहीं दे रहे। अगर आप चाहते हो कि ऑडियंस आपको सुने तो आपको उन्हें वो भी परोसना होगा जो वो चाहती। शुरुआत में हम अपने मर्जी के गुलाम थे, तो उसमें आप ये कह दो कि सिर्फ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ही चल रहा था। एक टाइम पे तो ये लग रहा था कि आपको कोई सुनेगा नहीं। तो ऐसे स्टेप पे मतलब होता है ना कि आदमी का मन करता है कि गलत चीज़ें चूज कर ली हैं, शायद मेरा डिसीजन गलत था, छोड़ के निकलने का मन करता है। तो ऐसे में रोका कैसे खुद को? मुंबई का तो मैं बता रहा हूँ कि एक बार आप जब सबको कह के निकल जाते हो ना कि मैं जा रहा हूँ ये बनने, तो लोग बहुत आस से देखते हैं, प्रेशर आ जाते हैं, प्रेशर आ जाता है। अब जब आप रिटर्न होने का आपके दिमाग में ख्याल भी आता है ना, तो आपको एक साथ 1000 आंखें दिखती हैं, है ना। उनमें से कुछ आंखें तो ऐसी है जिनको आप पे विश्वास है, जो उम्मीद लगा के बैठी है, और कुछ आंखें ऐसी है जो पहले कोशिश कर रहे हैं, जिनका तो था ही मकसद ये कि जिस दिन ये नीचे आता हुआ दिखे इसकी टांग खींच, इंतजार ही ये कर रहे हैं कि कहाँ पे बात, मतलब पॉइंट कहाँ मिले। तो उनको मौका नहीं दे सकते थे अब, तो जबरदस्ती ही सही रोके रखा। और तो उसके साथ पोइट्री तो मैंने साथ में, लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग के अंदर ये इसी के पीछे का था क्या, जो आपका भी चौक वायरल हुआ बहुत ज्यादा कि जो सपनों के पीछे नहीं भागा? तो ये सपनों के पीछे नहीं भागा, ये जो अभी वायरल हुआ ना, इसके पीछे की बात ऐसी है कि फरवरी के अंदर मेरे बड़े पापा की डेथ हुई अब, और अप्रैल के अंदर दादी की डेथ हुई और मैं था मुंबई। दादी के वक्त पे मैं जस्ट 2-4 दिन पहले ही पहुंचा था, ठीक है। और जब आप किसी की मौत होते हुए देखते हो ना, तो आप सिर्फ एक इंसान की मौत को नहीं देखते, है ना। हो सकता है उस इंसान से आपका अटैचमेंट उस लेवल का ना हो, लेकिन आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको नज़र आते हैं कि यार माँ पापा भी बूढ़े हो रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम अपना पूरा का पूरा वक्त गुजार रहे हैं शहर के अंदर, सोच भी नहीं रहे हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा। और इवन इफ हम बातचीत जो करते हैं फ़ोन पे, उसमें कोई अपना दुखड़ा ज़्यादा नहीं बताता है। माँ ये सोचती है कि मेरा बेटा दुखी हो जाएगा उन पे कुछ बीतेगी, तो पापा भी यही सोचते हैं। और हम भी ये बातें इसलिए शेयर नहीं करते कि एक तो विदेश बैठे हैं
और कह दें कि यार हमें ये दिक्कत है। तो मिडिल क्लास के साथ ये सबसे बड़ा ये उलझन चलती है उनके साथ कि वो खुल के बता ही नहीं पाते हैं, क्योंकि एक दूसरे की केयर बहुत करते हैं कि यार वो परेशान हो जाएगा। लेकिन जब तक आप उस जगह पे रह नहीं रहे हो तो आपको पता नहीं चलता। जैसे एक बार ऐसे हुआ था कि पापा का कॉल आया और मैं किसी इवेंट में था, मैंने मिस कर दिया, पापा का एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे। तो ये चीज़ें आपकी आत्मा को तोड़ देती है। तब आपने वो लिखा था? तब मैंने कहा यार कि पहली बार मुझे अगर कभी ये एहसास हुआ कि गलत तो नहीं आ गए, तो तब हुआ था कि शहर के पीछे तो भागे, सपनों के पीछे भाग रहे हो, लेकिन क्या आपकी बनावट वैसी है? हम फैमिली पर्सन ज़्यादा हैं। अगर किसी दिन हमें लगा कि ये चीज़ रास्ते में रुकावट बन रही है तो हम छोड़ के घर निकल जाएंगे। तब मैंने कहा कि यार, और एट द सेम टाइम मैं लिखना ये इसलिए भी चाह रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं लोगों पे अपना विचार थोप दूं कि यही सही है कि चले जाओ अपने परिवार वालों के पास। बहुत सारे लोग परिवार वालों से भी तंग है, चाहते हैं कि सपनों के पीछे भागे। तो इसलिए मैंने कहा कि यार दोनों, कुछ भी आप किसी के भी पीछे भागो, फ़र्क नहीं पड़ता, किसी न किसी का मलाल तो आपको रहेगा। तभी ये मैंने लिखा था क्या था? कि आखिर में मर जाएंगे सब लोग अपनी अपनी मौत। लोगों को नहीं पता है पीछे हमने मौत देखी है। आखिर में मर जाएंगे सब लोग अपनी अपनी मौत, सभी को किसी न किसी बात का मलाल रह जाएगा। तो ये तब लिखा था कि यार फेस तो हम कर रहे हैं उस बात को, और मेरे दिमाग में तो चल भी रही थी। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब क्या करेंगे, हर महीने कम से कम हर महीने कोशिश करेंगे कि एक बार घर पे जाए। आज मैं हर महीने एक बार घर पे निकलता हूँ कि पता करें। तो पता भी चलता है कि माँ को ये दिक्कत है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। और मेरे को लगता है कि यार इस चीज़ से बेकार एक आदमी के साथ कुछ नहीं हो सकता, एक बच्चे के साथ कुछ नहीं हो सकता कि वो अपने पेरेंट्स को बूढ़े होते हुए देख रहा है। ये बहुत भयावह चीज़ बन जाती है। सपनों में आपको, नाइट में आपको आप स्कैर हो जाओगे, आप डर जाओगे। क्या लगता है कि जिन सपनों के लिए घर से दूर आए थे, घर वालों को एक खुशी देने के लिए, और क्या कई बार ऐसा लगता है कि जिस दिन वो चीज़ हासिल होगी, जिस दिन नाम होगा, जिस दिन तमाम तरह की जो सुख सुविधाएं या जो नाम आप चाहते थे वो जब मुहैया होगा, उस दिन वही लोग उस तरह से उसको एंजॉय करने लायक नहीं होंगे? ये वाला डर रहता है? क्या डर रहता है? देखो बात यह है कि ये डर तो रहता ही है अपने साथ। सीधी आदमी सफ़र में बहुत ज़्यादा समय काटता है। हम किसी को कहें कि मैं वो मुकाम हासिल करूँगा, फिर देखो तुम्हें ही इस बात की खुशी होगी। लेकिन 100 दिन तो सफ़र में कटे, एक दिन मंजिल पे 100 दिन की खुशी छीन ली, और हम कह रहे हैं कि एक दिन तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। क्या करे आदमी ऐसी खुशी को लेके भी? मेरे को लगता है कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है अब, एटलीस्ट कि आप सिर्फ सफ़र में रहो तो भी इतना खुशहाल तो रहो कि आपके साथ सफ़र में आपके अपने चल रहे हों, भागीदार हों। ना कि आप कह लो कि तुम यहाँ रहना, मैं सफ़र करके आता हूँ, मंजिल पाऊँगा और बताऊँगा कितनी खूबसूरत है। इससे बढ़िया साथ लेके चलो ना, कि सफ़र भी वो देखे कि आपका क्या रहा, शायद ज़्यादा एंजॉय करेंगे। राइट। तो सबसे ज़्यादा खुशी का दिन क्या था आज तक का? आज तक का सबसे ज़्यादा खुशी का दिन, यार ये तो मतलब चौंकाने वाला सवाल हो गया कि क्या आप इतने खुश हो ज़िंदगी के अंदर कि अब जब किसी ने पूछ लिया कि आपका सबसे ज़्यादा खुशी का दिन क्या था तो ब्लैंक हो। क्योंकि आप लिखते हो ना कि सपनों के पीछे नहीं भागा, और तमाम तरह की सफरिंग जो है वो भरी हुई है। और मुझे लगता है कि जिस तरह की आपकी राइटिंग रहती है, तो वो एक कुंठा जो है हर एक चीज़ को लेकर नापने तोड़ने की, वो अंदर है। तो इसलिए मैंने ये पूछा कि खुशी की तरफ जाए तो उस तरफ सोचा ही नहीं कभी, या सोच के भी जवाब है नहीं है? यार जैसे एक पर्टिकुलर वेग टर्म में कभी नहीं सोचा कि सबसे ज़्यादा मैं खुश कब हुआ हूँ। मैं अपने ऐसा है कि जैसे अभी हम बैठे, कोई बात हुई, ठहा के मार लिए, परिवार वालों से मिले थोड़े खुश हो लिए, दोस्तों से मिले थोड़े खुश हो लिए, बड़ा इंस्टॉलमेंट्स में चल रही है खुशी। अब आदमी बोले कि सबसे बेहतरीन पल कौन सा था, तो हम अभी तक भी फाइंड करने लग जाएंगे, और नहीं समझ आ रहा है कि सबसे बेहतरीन पल कौन सा था हमारी ज़िंदगी का, या शायद आना बाकी। ये हो सकता है। खैर, उम्मीदों पर दुनिया कायम है। इसी मामले में ना एक और जुड़ा हुआ जो सवाल था वो ये था कि सपनों के पीछे भागना तो ठीक है, सपना है क्या? कहाँ तक जाना है? कहाँ से चले थे वो तो ठीक, कहाँ तक जाना है?
सपना जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो हम वो सपने की बात नहीं करते जो अपन रात को सोते वक्त, जैसे कलाम साहब ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो तुम सोते वक्त देखते हो, सपने वो होते हैं जो तुम्हें सोने है। तो हमारी उस चीज़ के लिए एक्साइटमेंट और हमारे जो गोल्स चेज करने की क्षमता है, जो हमारी चाहत है, उसको हम सपना शब्द देते हैं। वैसे तो सपना शब्द बहुत गलत है, क्योंकि सपना अपना नहीं होता है ना। सपना तो अजय देवगन की लोग बरसों में, वो काफ़ी अच्छा गाना था वाह, ये भी क्या वक्त। तो सपने के साथ यही वाला सीन है कि हमने जो शब्द इस्तेमाल किया है ना, एक तो इस शब्द के कारण आधे लोगों की जो जिंदगी है वो सपना ही है, वो सपना ही रह गई है। और यार एक रियलिटी चेक भी बहुत ज़रूरी है। सपने की जब बात आती है तो सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि यार लोगों को रियलिटी चेक भी दो। हम क्या करते हैं कि बताते हैं कि उसने वो मुकाम हासिल कर लिया, कोई भी हासिल कर सकता है। नहीं, मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। कोई भी उस मुकाम को हासिल नहीं कर सकता, सबकी अपनी राय हैं। कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। हमने एक चीज़ को इतना पकड़ा है ना कि हम कहते हैं कि यार मिल ही जानी चाहिए मंजिल। क्यों, सफ़र में भी रहे तो कोई हर जगह कोई सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, और है ना। मंजिल पे जाते ही तो आपका दिमाग दूसरी मंजिल की तरफ भागने लगेगा ना। जब ये एक कविता थी कि मंजिल दर मंजिल बदलती है मंजिल, एक चाह बदल जाने की देरी है, हर जगह पहुंचने पर अधूरी लगती है, हर जगह रोशनी है, हर राह अंधेरी है, जब तक कदम न पड़े लगता है यही आखिरी है, और कदम रखते ही फिर नया ख्याल आता है कि बहुत इकट्ठा कर लिया सामान घूम करके, बहुत है इससे बसर मंजिल पर होना है। 100 मंजिला बिल्डिंग पे 100वां घर अपना, थका हारा किसी तरह पहुंचना चाहता हूँ, लेकिन एक बार जो पहुंच भी गया रुक भी गया, ज़रा सी देर में नया ख्याल आता है कि ज़रा सी देर में नया ख्याल आता है। लिया है साथ जो कुछ उसमें कमी हो जाएगी, और कल ब कल खुद ब खुद घटता ही चला जाएगा। अभी तो है बहुत कुछ हाथ भर के लाने को, अभी तो हाथ थोड़े और फैल सकते हैं। कल जितना मैं ला सकता था उतना ला पाया, मगर अब ला के रख दिया है जब कमरे में। थकावट मिट भी गई, रात 2 गुजर भी गई, दोनों हाथों को फिर से खाली ही मैं पाता हूँ। और क्या है मंजिल, है ना कि ख्वाहिशें मंजिलें लौटा है बिना पैंदे का, पूरी होती ही नहीं सिर्फ भरती लगती है। और ऊपर जहाँ पे बैठा हूँ लेटा हूँ, उसे मंजिल नहीं, उसे तो घर कहते हैं। या हो सकता है कि घर भी हो एक मंजिल ही, जिसे छू कर के फिर से दौड़ कर निकलना है। रिले की रेस में दौड़ते रेसर की तरह अपना किरदार किसी और से बदलना है। हो सकता है कि ज़िंदगी का मकसद ही यही हो कि आप बच्चे पैदा करो, अपने सपने किसी और के अंदर ज़िंदा रखो। तो सपना तो मुझे यही लगता है कि एक लॉन्ग लास्टिंग प्रक्रिया है कि आज ख़त्म नहीं होता और एक आदमी नहीं जीता। अगर बहुत डीप में देखोगे तो हम सब अपने नहीं, बहुत लोगों के सपने जीते। तो क्या मैं ये मान के चलूँ कि लोग जो ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लोग जो सोच रहे होंगे, वो सवाल सही हैं कि भूपेंद्र सिंह खेड़िया बॉलीवुड में एक बड़ा नाम बनाने की राइटिंग में कोशिश कर रहे हैं? ये बात सच है, ये बात सच है। इसलिए भी ज़्यादा सच है कि इसलिए नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा चाहता। आप श्रेया घोषाल वगैरह के साथ काम कर चुके हैं पहले? मैंने काम किया था पलक मुछान के साथ। अच्छा, पलक। एक गाना था झूठे हैं, गीत था काफ़ी अच्छा सूफी गीत, लेकिन उसकी कंपोजिशन पे वो एक आदमी खुद को भी क्रिटिसाइज़ कर सकता है कि बहुत बेकार रही, और इस चक्कर में मैंने बहुत कम शेयर किया। हम मतलब कि अरे हाँ बस था, सीवी के लिए अच्छा लगेगा काम करने के लिए। हाँ, लेकिन बॉलीवुड की ये बात है कि करना चाहते हैं इसलिए भी क्योंकि सक्सेस आपकी मापी जाती है वैसे आज के टाइम पे, कि अगर आपने बॉलीवुड में काम कर लिया तो सारे एक ही सेकंड में वो सर्टिफिकेट है, वो आपका सर्टिफिकेट है। हालांकि आप अपनी लाइफ में अच्छा ही कर रहे हो, लेकिन एक सर्टिफिकेट मिल जाए तो जैसे प्राइवेट कंपनियां भी देखती है ना कि आपने अपने काम के अलावा उन्हें दिख जाए सीवी में कि ये सर्टिफिकेट्स हैं, ये किया हुआ है, एक्स्ट्रा थिंग्स ना, तो मायने थोड़े बढ़ जाते हैं। तो बस इस चक्कर में बॉलीवुड में हाँ काम करना है, और फिल्मों की तरफ बहुत अच्छा खासा अब तो रुझान पैदा हो चुका है। अब तो अप्रोच भी आ रहे होंगे कुछ। अब ये जो था ना आखिर में मर जाएंगे सब लोग अपनी अपनी मौत, इसके बाद मुझे डायलॉग राइटिंग के बहुत अच्छे से ऑफर आना शुरू हुए। तो कुछ बहुत इंडस्ट्री के लोग हैं और कहते हैं ना कि कुछ बातें होती हैं जो तब तक नहीं बतानी चाहिए
जब तक वो हो नहीं जाए, वरना काम बिगड़ जाता है ना। तो मैं चाहूंगा कि ये चीज़ अभी सीक्रेट रहे और जितना जल्दी ये सारी चीज़ें एक अगली बार की बातचीत के लिए भी कुछ रहना भी चाहिए ना। अगली बार में आपको दिख जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो ये बात तो ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो बॉलीवुड के बारे में कहा जाता है कि स्पेस जो है वो इंडिविजुअल वन के लिए, जिसकी वहाँ पर जानकारी नहीं है, जिसके वहाँ पर रिश्ते नहीं है, उनके लिए थोड़ा टफ है, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या इस कोई भी जगह बिना कांटेक्ट के, बिना रेफरेंसेस के उतनी ही अधूरी है। अगर आप बॉलीवुड का भी देखोगे तो कांटेक्ट से आधा काम होता है। लोगों को लगता है कि मेरे में टैलेंट है, ये बात सच है कि आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, आपको कोई नहीं रोक सकता। और टैलेंट से भी ज़्यादा चीज़ है मेहनत और कंसिस्टेंसी, है ना। कहते हैं ना कि रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान, है ना। तो मूर्ख आदमी भी सयाना बन जाता है अगर लगातार वो घिसता रहे, काम करता रहे। बॉलीवुड में एक बात यह है कि अगर आप नए हो तो ईगो का कोई स्थान नहीं है शुरुआत में। आपसे हर छोटे से बड़ा काम करवाया जा सकता है ना। तो ये बात है कि करना तो सब कुछ पड़ेगा। और जो कांटेक्ट की आप ये कह रहे थे कि शुरुआत में कितना हार्ड पड़ता है, प्राइवेट सेक्टर में आप ही बता लो कि अगर आपका कोई दोस्त किसी जगह जाना चाहे और आप जानते हो, विश्वसनीयता तय होती है ना जान पहचान से। इस चक्कर में तो हमारा पूरा शादी का कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना। शादी लोगों को जब वो देखते हैं तो हमें फर्स्ट टाइम तो ऐसा लगता है कि लव मैरिज ही होनी चाहिए, लेकिन अगर सिक्योरिटी के पर्पज से देखो तो आपको नज़र आता है कि यार एक पूरी फैमिली को आप जानते हो। अगर ये आदमी कल को कोई गड़बड़ करता है तो उस पर दबाव बहुत बड़ा है। किसी का गिरेबान तो पकड़ सकते, किसी का गिरेबान पकड़ सकते हो। बड़ा आसान काम हो जाता है जब आप ना सारा का सारा जिम्मा किसी पे डाल सकते। वरना आदमी बहुत गिल्ट में रहता है। जैसे कोई पिता हो गए, है ना, तो अगर उन्होंने लड़की की शादी करवाई है तो कुछ बिगड़ता है तो गिल्ट पिता पे आएगा। पिता भी डाल सकता है कि इन्होंने हमें नहीं बताया था पहले। लड़की ने खुद ने अपनी मर्जी से शादी किया, लड़के ने किसी ने। और अब जब एक बार फैमिली पूरी की पूरी जुदा हो गई और रिश्ता भी मान लो खराब निकला, अब किसे दोष देगा इंसान। तो वैसे में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही रह जाते हैं। हम विश्वसनीयता तय करते हैं ना रिश्तों की। हम किसी से पूछ लेते हैं कि फलाना कैसा है, फलाने का कोई किसी के साथ चक्कर तो नहीं पहले, इसने कोई क्राइम रिकॉर्ड तो नहीं। इतना ही नहीं, आजकल तो शादियों में पूरा का पूरा बायोडेटा आ जाता है ना। सारे व्हाट्सएप पे जब फॉरवर्ड होता है तो डिग्रियां फॉरवर्ड कर देते हैं, हाइट फॉरवर्ड कर देते हैं, पुलिस केस तक फॉरवर्ड करने लगे हैं आजकल की कहीं पे हुआ है या नहीं। तो ये वाला एक्सपीरियंस नहीं मैं हमारे पापा पुलिस में रहे हैं, हम हमेशा इस चीज़ से बहुत सदे हुए रहे हैं और बड़े सीधे साधे भोले भाले लोग रहे हैं। तो मीडिया पर आपकी जो है वो अक्सर तल्खियाँ देखने को मिलती हैं, आप थोड़े से ज़्यादा प्रहार करते हुए नजर आते हो। इसके पीछे की वजह क्या है? मीडिया से क्या दुश्मनी है? आधे से ज़्यादा मीडिया ख़राब है। मतलब इसमें तो शुगर कोट करने की भी ज़रूरत नहीं है कि सब ने, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी अपनी साइड चुन ली है ना। कुछ लोग कहते हैं कि हम सच दिखा रहे हैं। अगर हर बंदा कह रहा है कि मैं सच दिखा रहा हूँ, या तो सारे झूठे हो गए या सब में थोड़ा थोड़ा सच है और झूठ सब में मिला हुआ है। तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि यार कोई भी रिपोर्टिंग अगर हो रही है तो हम उसको पक्षपाती तरीके से ना प्रेजेंट करें। मैंने एक बहुत पहले लिखा था क्योंकि सीन क्या हो रहा था कि जहाँ भी देख रहे थे कोई भी मीडिया रिपोर्टर के टाइम पे सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे ऐसा था कि सबने अपनी अपनी स्टोरी डेवलप कर ली थी और सबने अपने अपने साइड भी बना लिए थे और उसकी स्टोरी बेचे जा रहे थे। एक तो बहुत बुरा लगता था कि किसी की मौत के बाद किसी की मौत का अगर तमाशा ही बन जाए। और होता क्या है कि रिपोर्टिंग में भी ऐसा चल रहा है कि आपको दिख जाएगा कि यार ये किसके लिए काम कर रहा है, वो बहुत बेकार लगता है। क्या अगर आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हो तो एक दो रिपोर्टर्स को देख के हमसे रहा नहीं गया था, तो फिर मैंने लिखा था कि ज़मीर बिल्कुल मर गया था, फिर टटोला आदमी था। कि आदमी तो था, हम टाल नहीं सकते कि ये कोई बहुत आदमी नहीं, ये कोई और प्रजाति का है। ज़मीर बिल्कुल मर गया था, फिर टटोला आदमी था। मैंने सोचा जानवर है, मुंह से बोला आदमी था। मन नहीं था, दिल नहीं था, आँख ना थी, कान भी, आधा पौना जैसा भी था, फिर से तोला आदमी था।
और था तो चैनल का हाकिम और मीडिया का प्रमुख, बात इतनी सी है कि वो एक सपोला आदमी था। तो जहर जितना फैला रहा है ना मीडिया, तो लिखता ही रहता हूँ भाई, मीडिया पे तो मेरे तंज चलते ही रहते हैं, मीडिया पे भी और सरकारों पे भी। जैसे मीडिया पे ये था, और उसी वक्त आप देख रहे थे कि कुछ लोग धर्म ध्वज लेके चलते हैं। जरूरी नहीं है किस रिलीजन का आदमी हो, लेकिन आज आदमी को ऐसा लगता है कि वही है जो धर्म को बचाने के लिए निकला है, और उसमें हंगामे ज़्यादा कर रहा है ना। तो उस चक्कर में ये फिर मुझे लिखना ही पड़ा था, और मैं पॉलिटिकली एक्टिव रहता हूँ तो लिख ही लेता हूँ कि राम नाम का मतलब क्या, जब पुण्य भरी ही त्वचा नहीं, जब वर्तमान में सत्य राम का कण भर भी कहीं बचा नहीं, जहाँ राम रूप में बैठे दशानन पग पग पूजे जाते हो, जहाँ लेकर हरि का नाम युद्ध में नकली बंदर जाते हो, जहाँ व्यक्ति बजरंगी से बढ़कर भक्त बना मंडराता हो, जो राम बने बैठे रावण को ही फिर धोख लगाता हो, जहाँ झूठ रोजाना टीवी पर सच्चाई को झुठलाता है और लंका कहकर आग राम की कुटिया में लगवाता है, जिस नाटक की पटकथा है बिल्कुल विपरीत असलियत से, जिसके सारे संवाद लिखे सत्ता ने अपनी नीयत से, जहाँ होगा बिल्कुल वैसा ही जैसा एक रावण चाहेगा, उस नाटक का मंचन होगा तो केवल भ्रम ही आएगा, कोरा भ्रम ही आएगा। और मॉब लिंचिंग की घटनाएं किसी की भी हो, उदयपुर में आप देखोगे किसी का गला रेत दिया जाएगा दिन दहाड़े। तो क्या ही लोग कह रहे हैं कि हम धर्मों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रॉय ही कर रहे हैं। तो लिखने वालों के लिए क्या संदेश है आपका? लिखने वालों को मेरा बस इतना ही कहना है कि लिखो कम, पढ़ो ज़्यादा। लिखने वालों की एक तो अभी कमी ही नहीं रही है, सैलाब आया हुआ है ना। और जब लिखते हो पोइट, हाँ हर कोई पोइट है। देखो कोई वो नहीं है कि किसी को हम डिमोटिवेट करने की बात है, लेकिन सीन क्या होता है, आप सधे हुए इंसान बनते हो, और वक्त के साथ आपको, जैसे मेरी कुछ कविताएं हैं जो अब मुझे रिलेटेबल नहीं लगती, क्योंकि आप थोड़ा मैच्योर हुए, आपको लगता है कि यार उस टाइम पे आपने शायद एक जोश में लिख दिया था, उससे आपका किरदार तो पता चलेगा, एक जर्नी पता चलेगी, लेकिन आप ही ऐसा मत लिखो कि जिस पे आप फ्यूचर में कभी गिल्ट आपको हो। हाँ, तो कम लिखो लेकिन बढ़िया लिखो। और एक जिम्मेदारी जो होती है कवि पे सोशल की, कि सोशल कॉजेज़ को आप, सोसाइटी के कॉजेज़ आप उठाते रहो, तो उन मुद्दों पर भी लिखो, और सिर्फ यहीं तक सीमित मत रहो, क्योंकि कुछ चीज़ें चाहिए। आदमी इतना उदास है कि उसको एंटरटेनमेंट भी चाहिए, तो एंटरटेनमेंट पे भी लिखो, ताकि हंसते खिलखिलाते। भाई नाराज़ और दुखी तो बहुत सारे लोग हैं। अब मुझे देख लो, अभी पूछा कि ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा लम्हा कौन सा था, तो मुझे सोचना पड़ रहा है क्या करे आदमी। इससे बढ़िया तो ऐसे खुशनुमा लम्हे एक आदमी अपनी ज़िंदगी में रखे। तो यही है कि लिखो लेकिन थोड़ा सोच समझ के। जैसे रिपोर्टर्स वगैरह को भी सेम ही बात है, रिपोर्टिंग करो लेकिन थोड़ा सोच समझ के, ज़मीर किसी और की जेब में ना हो, हमारे पास ही हो। तो लेखनी के इस क्षेत्र में माना जाता है कि आदमी जो गरीबी रहता है, झोला छापी रहता है, ऐसा ही कुछ है कि पैसा बन जाता है? आज के वक्त पे तो आदमी पैसा बना सकता है। मतलब पहले ये लगता था, देखो एक तो इसलिए भी था कि हम उसको मीडिया में नहीं उतना ज़्यादा ला रहे थे। अब ऐसा सीन है कि ब्रांड्स हैं आपके पास बहुत सारे, जो हमेशा जिन्हें चाहिए कंटेंट ही कंटेंट, है ना। उन्हें चाहिए कि, बात क्या है कि पैसा, आप कह रहे हो झोला छाप इसलिए था क्योंकि तब कविताएं डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट नहीं थी, या मार्केटिंग का पार्ट नहीं थी। और इवन जो थी भी, तो सबसे सुखी से रहते थे जो दरबारी कवि होते थे, राजा ही अशरफिया दे देता। आप देखो उनकी तो जागीरी है, कहाँ झोला छाप थे, तब का वो तरीका था। और जो अपने लिए ही लिखता है, जिसने कैपिटल नहीं बनाया है ना, बेचने वाला, जिसका ग्राहक नहीं है, वो तो झोला छाप ही रहेगा। पैसा कहाँ से आएगा? या तो आप दूसरा काम करो और इसको शौकियाना तर्ज पे करो। बट प्रोफेशनली कर रहे हो तो आपको कुछ लोगों के लिए भी लिखना पड़ेगा। गुरुदत्त जी की पैसा वाला कह सकते हो। भवानी प्रसाद मिश्र ने भी एक बहुत, उन पे भी बहुत तंज कसे गए जब वो बॉलीवुड के अंदर आए थे ना, तो उन्होंने भी एक अच्छी कविता लिखी थी कि हाँ मैं बिकता हूँ और हाँ मैं पैसे के लिए लिखता हूँ, लेकिन दूसरे लोगों से सुखी रहे। देखो जीवन तो सुखी रहने का नाम है, थोड़ा परेशान हो, पूरा जीवन भी कष्ट में नहीं बिताना है। मेरी अपनी पर्सनली है, कुछ लोग चाहते हैं कि भैया नहीं, जो कष्ट देखेगा वही तो निखरेगा, लेकिन सिर्फ कष्ट ही ना रहे। तो
आज के दिन जो बॉलीवुड में या फिर किसी भी तरह से जो अच्छे लोग लिख रहे हैं, जो अच्छा गा रहे हैं, तो उनमें से कुछ फेवरेट लोग या जिनको आप पसंद करते हो? लिरिक्स में मेरा इंटरेस्ट है तो मुझे इरशाद कामिल, अमिताभ भट्टाचार्य, और पुराने तो हैं ही गुलजार, जावेद अख्तर साहब, तो ये सारे पसंदीदा चेहरे हैं। और थोड़ा ओल्ड रहे हैं तो सबसे पसंदीदा की बात होती है तो साहिर लुधियानवी, क्योंकि जो कहने का तरीका है, जो लहजा है, अब आप देखो कि रिलेशनशिप में भी एक आदमी हो तो इससे बढ़िया वो क्या सोचेगा, कोई हमें जब मिलता है ना तो उसको पाने की बहुत खुशी होती है, हाँ। लेकिन उसके साथ आता है कि उसके चले जाने का गम, कि ये जा सकता है, इनसिक्योरिटीज, है ना। और कितना तुझे पाने में मशाला कितना- ये है, कितना तुझे खोने के वसवसे होंगे। ये भी साहिर लुधियानवी साहब का जो शेर था ना इसी पे, वो ये था कि तेरा मिलना खुशी की बात सही है, तो खुशी की बात, तुम्हें तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता। क्या जब ये शेर पढ़ते हैं तो डायमेंशन नजर आते हैं जिंदगी के, कि अरे क्या बात कह दी है, कि बात तो सही है, तुमसे मिलके तो बड़े खुश हुए, लेकिन अरे यार सुबह पापा बुला रहे तुम्हें तो चले जाना, है ना। और हर चीज में है ये, मंजिल के साथ भी यही है, कुछ चीज पा लेते हो ना तो फिर रहता है कि यार हमेशा तो आप इस तख्त पे नहीं बैठे रहोगे। सारे नेता लोगों की दिक्कत यही तो है कि जब कुर्सी मिलती है वो तो बढ़िया है, लेकिन फिर भी काम क्यों करते हैं। तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझे मिलकर उदास रहता हूँ। कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं है। बिल्कुल, तो ये बातें चलती हैं। खैर, कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे सीखने को लेकर या पर्टिकुलरली किसी इवेंट को लेकर, तो वो आपसे कांटेक्ट किस तरह से करें? एक इसके तो लिए आप मैं- लोगों ने मैनेजर रख लिया है, क्या किया है? नंबर तो मैं यहाँ आपको मेंशन कर नहीं सकता। हाँ, मतलब एक अच्छा पेज है जो मुझे मैनेज करते हैं, जो अभी सारा इवेंट वगैरह देख रहे हैं, तो जिन्हें मिलना है वो लोग चले आते हैं इवेंट्स के अंदर, और कुछ लोग हैं जो नहीं आ सकते हर जगह, तो वो सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। मोस्टली मैं संडे को रिप्लाई वगैरह करता हूँ, तो मेरा वो रिप्लाई दिवस कह सकते हैं उसको, कि संडे को बैठ के मैं कोशिश करता हूँ कि जितने रिप्लाई कर सकें। और उनमें बहुत सारे लोग आते हैं जो खुद भी लिखते हैं। तो सारे हैंडल्स एक ही नाम से हैं या क्या, मतलब हैंडल क्या है? सारे भूपेंद्र सिंह खिड़िया नाम से ही मैंने हैंडल रखे हुए हैं। पहले मैंने काफ़ी चेंज किया था। एक आदमी को लगता है ना कि शायद किस्मत नाम से बदलती होगी, है ना। तो पहले शायरी वाला भी किया था, तो क्या क्या नहीं, हम पोइट डॉट समथिंग कुछ था, उससे पहले राइटर्स अरीना था, उसके बाद वक्त बदलता है था, और वक्त बदलता है तब तक वक्त नहीं हाँ, बदलता। ये कविता भी तो थी ना आपकी शायद, वक्त बदलता है बदलता है। है वक्त, देखिए। और ये तब लिखी गई जब तक वक्त बदल नहीं रहा था, हमें आज थी, उस आस में लिखी गई थी। क्या थी? उस कविता के बोल ऐसे थे कि पल पल में बदलते, निराश नहीं रहने पे थी। खुद को हौसला भी चाहिए होता है, तो कभी आधी चीज़ें तो ऐसे ही लिख लेता है कि पल पल में बदलते हाल चाल देखिए, वक्त बदलता है वक्त देखिए।